हम उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं और जब भी हम उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाते हैं तो एक बात हमेशा चर्चाओं में आती है कि उत्तराखंड में विकास क्यों नहीं हुआ है, क्या कारण है उत्तराखंड के विकास नहीं हो पा रहा है। या फिर कई बार ये भी सवाल खड़े होते हैं कि अगर हम यूपी में होते तो शायद इससे अच्छे हम आज के दिन पे होते, या जो बजट यूपी में पर्वतीय विकास मंत्रालय का था या पर्वतीय विकास परिषद का था, उसका बजट आज जो उत्तराखंड का बजट है उससे कई ज्यादा होता। इन सब बातों में चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईएएस एस पांगती जी मौजूद है। सर, सबसे पहला यही सवाल है कि सर, अगर हम आज यूपी में होते या यूपी के समय में और आज के समय में सर क्या परिवर्तन है, किस तरीके से जो कार्य प्रणाली है वो भिन्न है। यूपी के जमाने जब ये उत्तराखंड राज्य का आंदोलन चला था, आपको याद होगा, बहुत लोगों ने ये सुझाव दिया था कि अगर पर्वतीय राज अगर नहीं भी देना चाहते हैं तो हिल डेवलपमेंट काउंसिल, पर्वतीय विकास परिषद आप गठित कर दो। तो उसमें हमने उनको बताया था, मीडिया को भी, जो नेता ऐसी बातें करते थे, हमने बताया था उनको कि हिल डेवलपमेंट काउंसिल तो ऑलरेडी हम उत्तर प्रदेश में बना हुआ था, उसका नाम ही पर्वतीय विकास परिषद था और वो कंसेप्ट वही था जो पर्वतीय विकास परिषद जब हिल डेवलपमेंट काउंसिल की बात थी। तो उसमें मैं, जिसमें ये राज्य बना था, मैं उसका प्रमुख सचिव था और उसमें बाकायदा हिल डेवलपमेंट, जो उत्तर प्रदेश की जो का बजट बनता था, उसमें हिल डेवलपमेंट का बजट अलग से बनता था और जब हम दिल्ली जाते थे उसमें चर्चा होती थी और हम लोग जाते थे अपनी फाइल उतार लेके, वहाँ चर्चा होती थी, पहले कितना खर्चा किया, अब क्या आवश्यकता है उसके अनुसार। तो अब जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास की बात का अर्थ क्या हुआ, विकास की उसको अलग अलग तरीके से हम देख सकते हैं। एक तो ये एक तरीका ये हो सकता है कि पहले आप पर्वतीय क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, उसके कारण ढूंढो, कारण ढूंढने के बाद उसका उपाय ढूंढो, उपाय ढूंढने के बाद आप बजट बनाओ। तो उस समय हिल डेवलपमेंट जब था, वहाँ हम लोग बाकायदा विशेषज्ञों से, जैसे पंतनगर यूनिवर्सिटी है या गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, इन लोगों से, जैसे हमारे अल्मोड़े में वो है कृषि विज्ञान परिक्षेत्र है वहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उनसे हम राय लेते थे कि भाई कृषि का पर्वतीय क्षेत्र में कृषि अगर नहीं हो रहा था, तुम विशेषज्ञ, तुम बताओ। तो उनके अनुसार हम प्लानिंग करते थे। लेकिन वहाँ भी क्या था, उत्तर प्रदेश में क्योंकि इतना बड़ा राज्य होने के कारण वहाँ भी पर्वतीय क्षेत्र में तवज्जो उतना नहीं होता था। जो विकास का जो बनता था नमूना, वो लखनऊ बना के दे देते थे, यद्यपि विशेषज्ञों से थोड़ा बहुत कंसल्टेशन करते थे। तो उसमें फिर मैंने, जो मैं अपने कहा था, क्योंकि मैं पर्वतीय क्षेत्र का निवासी होने के कारण मुझे अनुभव हुआ, मुझे पर्वतीय क्षेत्र की जानकारी भी थी, जो अन्य लोग पहले थे शायद उनको नहीं थी जानकारी। तो मैंने अल्मोड़े में बाकायदा इसकी बैठक कराई। तो वहाँ मुझे ये सुन के बहुत आश्चर्य हुआ कि जो हमारा वहाँ जो कृषि विज्ञान परिक्षेत्र है, जो विकास होता है केंद्र सरकार का है, बहुत अच्छे अच्छे बीज पर्वतीय क्षेत्र के लिए उपयुक्त बीज उन्होंने पैदा किया। तो उन्होंने फिर जब ये बात हुई तो मैं जब वहाँ से दूसरे दिन है या उसी शाम को वो आए, वहाँ के विशेषज्ञ आए और मेरे पास आए, उन्होंने मुझे बहुत धन्यवाद करने लगे कि साहब हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैंने कहा क्यों भाई, मैंने क्या किया, मैंने मीटिंग ही तो किया। तो उन्होंने तब कहा कि साहब पहली बार हमारे यहाँ का जो उन्नतशील बीज था वो उठ गया, एक भी बचा नहीं, जितने उत्पादन था वो सब बिक गया। मैंने कहा और साल नहीं बिकता था, और साल नहीं बिकता था, कुछ हमारा बर्बाद हो जाता था। वो क्यों? क्योंकि यहाँ से जो पर्वतीय क्षेत्र के लिए उपयुक्त बीज का डिमांड आता था हिमाचल प्रदेश से, आता था दार्जिलिंग क्षेत्र से या फिर कश्मीर से आता था, लेकिन फिर भी हमारा बीज पूरा नहीं बिकता था, कुछ बच जाता था, हम उसको किसी तरह से यूज़ करते थे। तो इस साल क्योंकि आपने यहाँ मीटिंग की, आपने यहाँ के जो पदाधिकारी हैं जो विभिन्न जिलों के, उनको कहा कि बीज खरीदना तो ये इनसे लो, और हमने बता दिया हमारे पास इतना फलाना बीज, इतना मडुआ, इतना फलाना कौड़ी, इतना, तो वो उन्होंने सब खरीद लिया, हमारा पूरा बिक गया पहली बार। तो कहने का तात्पर्य है पर्वतीय विकास परिषद बन तो गया था वहाँ लखनऊ में, लेकिन फिर भी एक तो तवज्जो न होने के कारण, दूसरा जानकारी की न होने के कारण वो उतना लाभ नहीं ले पाते थे। सर, एक चीज़ ये भी है कि कई जो सरकारी कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, उनका कहना है कि
अगर हमें ये पता हो कि हमें इतने साली पर्वतीय क्षेत्र में काम करना है, दुर्गम क्षेत्र में काम करना है, तो हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ट्रांसफर नीति नहीं है। ये इसका इसमें होनी चाहिए ना कि एक को तो आप कह रहे हो कि तुम 3 साल नहीं करोगे तो तुमको प्रमोशन नहीं मिलेगा, फिर तुम अपने लोगों को वहाँ दिखा के यहाँ अटैच करके पूरा कर रहे हो, तो ये तो अन्याय हो गया ना। ये ईमानदारी से जो आदमी जाने को है उसको तो तुमने कहा 3 साल हो गए तब हुआ, और अपने आदमी को किसी तरह से इधर उधर नियम कायदे को इधर हेर फेरी करके यहाँ ले आए तुम। तो ये नीति नहीं होता, वो दूसरा क्यों जाएगा फिर? वो कहता आपका जो भतीजा है उसको तो आपने यहाँ कर रखा है एडजस्ट, हमको भी एडजस्ट करो यहाँ कहीं नीचे। तो ये जो पारदर्शिता ना हो, नीति तुम पहले तो नीति नहीं है, नीति अगर हो उसमें पारदर्शिता न हो तो फिर अड़चन आता है, और वो ये सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं। ये जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, एक शिक्षा मंत्री के क्षेत्र में एक प्रधानाचार्य जिसकी पोस्टिंग मुंशियारी में है, यहाँ काम कर रहा हो, अब कहाँ रहा मुंशियारी, कहाँ रहा डांगू ब्लॉक। तो इस तरह से अपने लोगों को तुम इस तरह से एडजस्ट कर रहे हो, तो अगला जिसको आपको हो गया वहाँ जाओ, क्यों जाएगा? हो गएगा अपने लिए तो ये व्यवस्था कर ली तुमने, मुझे भी ऐसे करो, मुझे दिखाओ वहाँ धारचूला में, मुंशियारी में, कहीं और दिखाओ, अटैच करो यहाँ देहरादून के किसी कॉलेज में। सर, एक चीज और कहा जाता है कि जब उत्तराखंड बना है तो उत्तराखंड बनने के बाद जो सबसे बड़ा फायदा जो हुआ है, ये तो नेताओं को हुआ है, ये तो अधिकारियों को हुआ है। तो आप किस तरीके से देखते हैं सर इसको? इसमें ऐसा है, जो एक है ना, जो जैसे 73वां संशोधन का मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, 73वां संशोधन बना था पंचायतों को सशक्त करने के लिए। पंचायतों को सशक्त इसलिए करना है कि जो कई काम, जैसे एक ब्लैटेंट एग्जाम्पल अक्सर मैं कोट करता हूँ, वो है खनन का। पर्वतीय क्षेत्र में नदी नालों में रेता भी है, बजरी भी है, खनन का इतनी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर 73वां संशोधन के तहत पंचायत को अगर अधिकार दे दिया जाए तो ये कहा गया है पंचायत को नियंत्रण करेगा। तो इसलिए क्या होगा, एक पंचायत अपने क्षेत्र में करेगा ना, वो अधिकार गांव पंचायत को नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? जैसे कोई एमएलए बन जाता है, परमिट वो ले लेता है, लीज अपने नाम पर कर लेता है, वो 5 साल तक हर नदी नाली का खनन कर करके हमारे एमएलए करोड़पति बन गए। संपत्ति हमारी, और बेच रहा है एक आदमी, और वो करोड़पति गया। अब फिर जब हम कहते हैं उनको दे दो, कहते हैं प्रधान भी तो करप्ट हैं। और प्रधान का करप्शन तो तुमको दिख रहा है, लेकिन तुमको अपना करप्शन नहीं दिख रहा। तुम तो खोद के तुम अरबपति बन गए हो, और गाली दे रहे प्रधान को। वो करेगा भी तो कितना करेगा, अपने क्षेत्र में करे, तुम तो पूरे राज्य को खोद के खा रहे हो। तो ये जो है, ये जो अधिकार देने के बाद ये एक उसको उससे निकलने के, ताकि हम ये अधिकार हम एक्सरसाइज करेंगे, हम खनन करेंगे, हम बेचेंगे। मैं खनन का एक उदाहरण दे रहा हूं, और नहीं दिया जा सकता है सर। तो ये करके इन्होंने जो संविधान में लिखी हुई बात है उसको भी रोका इन्होंने। सर, अगर राजनीतिक अस्थिरता की बात करें तो हमारे यहाँ 20 सालों में लगभग 9 मुख्यमंत्री बदले हैं। क्या ये एक बड़ा कारण मानते हैं आप कि इस कारण हमारा विकास हुआ, क्योंकि जो जिनको विकास करना था वो सत्ता परिवर्तन में ही लगे रहे? इसका सबसे बड़ा उदाहरण तिवारी जी का देखिए, मुख्यमंत्री बने, इतने बुजुर्ग, इतने समझदार, और मैं नहीं समझता उनका कोई पर्सनल कोई वो था, स्वार्थ था, लेकिन उनको भी इन्होंने चैन से नहीं रहने दिया। उनको भी लाल बत्ती जारी करना पड़ा इन विधायकों को कुछ कर रखने के लिए। तो ये जो हमारे यहाँ की राजनीतिक जो संस्कृति विकसित हुई है हमारे यहाँ, कि किसी तरह से सत्ता हासिल करो फिर पैसा कमाओ, ये जो संस्कृति विकसित हुई है, उसके चलते ये सब हो रहा है। अब जो जैसे खंडूरी जी पहले मुख्यमंत्री यहाँ बने, तो ईमानदार आदमी थे, उसको भी नहीं होने दिया, तो क्या करते, उन्हें भी लाल बत्ती बांटी। फिर पहले तो कहा कि मैं नहीं करूँगा, जब उसको अति हो गया, उन्हें कहा यार कुर्सी बचाने के लिए करना पड़ेगा। तो बजाय यहाँ के विकास में ध्यान देने के, अपनी कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली दौड़ना पड़ता है इनको। जैसे उनको पता चलता है मेरा विरोधी दिल्ली चला गया, और पीछे पीछे मुख्यमंत्री वहाँ दिल्ली पहुँच जाता है। तो विकास करने का समय ही नहीं इनको। दिल्ली जाओ, अपनी कुर्सी बचाओ, अपना पैसा कैसे खाना है, कैसे अगला वो करना है, चुनाव की व्यवस्था कैसे, उसमें लगे रहे। और विकास की करने के न तो टाइम, जैसे मैंने कहा इनके नियोजन आयोग है, इनका नियोजन आयोग से कभी चर्चा होनी की, हमने चर्चा नहीं सुनी। योजना आयोग है आपकी, किस लिए रखा आपने नियोजन? क्यों उनको तनख्वाह दे रहे हैं आप, जब उनसे कुछ काम ही नहीं लेना?
तो एक दो तो है न्यूज योजनाएं जो विशेषज्ञ रखे हैं, वो तो कर रहे हैं अपने काम, लेकिन ये तो समग्र रूप से नहीं हो रहा ना। केवल आपने एक पानी पहुंचा दे तो विकास नहीं होगा। पानी पहुंचा दे तो उसका पानी से क्या क्या लाभ लेना उसको भी तो देना पड़ेगा। आपको सिंचाई का साधन देना पड़ेगा पानी से, आप हो सके जल विद्युत की छोटी छोटी योजना बनाने की आपको सुविधाएं देनी पड़ेंगी। वो आपने नहीं दिया तो कैसे होगा। तो इसलिए जो ये है कुर्सी बचाने की जो चक्कर में मुख्यमंत्री बदलते जाते हैं। मुख्यमंत्री ने जब तक खुश रखा ना, तिवारी जी ने सबको खुश रखा, 5 साल पूरा किया। क्यों? वो लाल बत्ती बांट के। और लाल बत्ती वाले ने क्या किया आप जानते हैं? कितने 200 कितने लाल बत्ती क्यों दिया है? लाल बत्ती किसने दिया? ये संस्कृति कहाँ से आई? क्योंकि आपकी राजनीतिक संस्कृति बिगड़ी हुई है। यहाँ सारा निर्णय एक, इसमें मैं अक्सर ये कहता हूँ, जो हाई कमांड जो कल्चर है हमारे यहाँ राजनीति में, उसका बहुत बड़ा असर है इसमें। यहाँ के मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी का हिलने के डर लगता था। क्यों? हाई कमांड नाराज है। अब हाई कमांड में क्या है? कौन बैठा हुआ? एक ही नहीं है हाई कमांड। प्राइम मिनिस्टर एक ही होगा, उसके इर्द गिर्द जो घेरा डाल रखा है जिन्होंने, सबको खुश करना पड़ता है। नहीं तो कोई ना कोई ऐसी बात पहुंचा देता है कि उसकी कुर्सी हिलने लग जाती है। सर आखिरी सवाल आपसे कि सर अगर बात करें विकास की, अभी 20 सालों में पूरे हो गए, 21 में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो किस तरीके से अब हम काम करें या योजनाएं बनाएं कि हमारे प्रदेश का विकास हो पाए? इसमें ऐसा है, देखिए, लगभग हर एक क्षेत्र में हम विकास कर सकते हैं। जैसे कृषि में हमारे प्रति क्षेत्र में भी होता है, मैदानी क्षेत्र में भी होता है। मैदानी क्षेत्र की जितनी उत्पादकता है, जितनी प्रोडक्टिविटी है, उतना प्रति क्षेत्र में नहीं हो सकता है। लेकिन प्रति क्षेत्र में एक हमारे पास एक जो प्लस पॉइंट है वो ये है, पर्वतीय क्षेत्र में ऑर्गेनिक खेती करने की सबसे अच्छी संभावना। क्यों? पर्वतीय क्षेत्र में एक तो जानवर ज़्यादा हैं, लोग पशु पालते हैं, जंगल जाते हैं, घास ज़्यादा है, उसे आपके गोबर बहुत ज़्यादा मिलता है। और पर्वतीय क्षेत्र में ये कीड़े मकोड़े भी कम होते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र में ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए क्या चाहिए? ऑर्गेनिक खाद, जो वो होता है ना, पोषा खाद जो होता है पर्वतीय क्षेत्र में, उससे अगर आप खेती करोगे तो आपको यद्यपि प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं मिलेगी जितना मैदानी क्षेत्र है, लेकिन उस ऑर्गेनिक फूड जो आप पैदा कर रहे हो उसकी कीमत तिगुनी मिल सकती है बाजार में। वो तिगुनी अगर करो, और लेकिन काश्तकार को आपको बता दोगे तो पैदा कर देता। अभी भी लोग कर रहे हैं, लेकिन वो क्या करे, वो उसका जो विपणन की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर उसने बढ़िया ऑर्गेनिक खेती खाद से करके ऑर्गेनिक गेहूं पैदा किया, उसके तिगुने रेट उसको मिलने चाहिए। अब वो गेहूं लेके दिल्ली के मंडी में अकेले जाके बैठ के बेच सकता है क्या? उसका आने जाने का खर्चे से सब खत्म हो जाएगा। और दिल्ली मेरे मंडी में उसको कोई खरीदेगा नहीं, उसको बेवकूफ़ बनाएगा। तो ऑर्गेनिक खेती कीजिए, उसका फिर प्रोसेसिंग पैकेजिंग आपको यहाँ देना पड़ेगा लोकल, और उसका फिर मार्केटिंग एक काश्तकार नहीं कर सकता। मार्केटिंग के लिए आपको कोई न कोई व्यवस्था आपको देनी पड़ेगी, जो आप नहीं कर रहे हैं। इनकी मंडी जो है, इनकी मंडी यहाँ मैं देखता हूँ, मंडी में भी कोई गतिविधि, कुछ कहीं से सब्जी प्लेन से आता है और खरीदते लोग बेचते हैं। तो ये गतिविधि नहीं आपके खाली पैदा करने से नहीं होगा। अब यहाँ अभी रुक जाओ, मैं बाद में टेलीफोन करूँगा। तो ये जो है, ये जो हम चीज़ में कह रहे हैं ना, पोटेंशियल अपना तो आइडेंटिफाई करनी है आपने। एक पोटेंशियल आपके है कि आप ऑर्गेनिक खेती बढ़िया करें। ऑर्गेनिक एक चीज़, मैं एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ आपको। कोल्ड ड्रिंक, पेयजल जो हम बोतल पानी पीते हैं, हमारे पर्वतीय क्षेत्र में नदी नाले में, ज़्यादातर नदी नालों में इतना शुद्ध पानी आ रहा है, उसकी बोटलिंग करो। यहाँ प्लेन्स में अगर आप यहाँ बोटलिंग प्लांट लगाते हो ऑर्गेनिक उसके पानी का, कितना भी आप कोशिश करो, आपके ज़मीन के अंदर जहाँ से कुएं से आप पंप करके लाते हो, उसमें तो केमिकल पहले से। पर्वतीय क्षेत्र में केमिकल फर्टिलाइजर डाला भी होगा किसी ने अपने खेत में, वहाँ ड्रेनेज इतना अच्छा है कि बह के निकल जाता है। तो वहाँ का पानी इतना शुद्ध है। आप बोटलिंग प्लांट छोटे छोटे लगा के सिखाते लोग। बोटलिंग प्लांट कितना लगता है, थोड़ा सा उसका प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, फिल्टर करने का पड़ेगा। केवल पानी ही नहीं, कोल्ड ड्रिंक,
जो कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला कोल्ड ड्रिंक का आप यहाँ पर लगाओ, यहाँ उसमें केमिकल निकलेगा ही निकलेगा। पर्वतीय क्षेत्र में कोल्ड ड्रिंक के आप छोटे छोटे वो लगा दो, फैक्ट्री लगा दो, और जगह न बिके तो पर्यटक जाता है पर्वतीय क्षेत्र में, वही कोल्ड ड्रिंक पिएगा और कहेगा तो ऑर्गेनिक कोल्ड ड्रिंक है तो मज़े से पिएगा। तो ऐसे बहुत चीज़ें, पहाड़ के गाय का दूध, पहाड़ का गाय जंगल घास चरने जाती तो उसका तत्व उसके दूध में आता है तो प्योर ऑर्गेनिक होता है। जैसे प्लेन्स के भैंस वगैरह, इनको घास खिलाने के जो फर्टिलाइजर के से बना हुआ है तो उनके दूध में वो क्वालिटी है ही। तो बहुत चीज़ें हमारे पर्वतीय क्षेत्र में ऑर्गेनिक है जो बिना मेहनत के, बिना ज़्यादा एफर्ट के हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। लेकिन एक काश्तकार अपने आप नहीं कर सकता। एक छोटा जो बोटलिंग प्लांट कोई लगाए तो कम से कम उसकी बिक्री का बंदोबस्त कर दो। जैसे आलू है, आलू तो एज इट इज पहाड़ का आलू खूब बिकता है, क्योंकि पहाड़ का आलू का टेस्ट अलग है। प्लेन्स में उससे ज़्यादा पैदावार होता है लेकिन टेस्ट आता नहीं उसमें, बिल्कुल ऐसा लगता है पता नहीं क्या खा रहे हैं, क्योंकि इसमें केमिकल गया। तो पर्वतीय क्षेत्र में जिस तरह से आलू बिक रहा है उस तरह पर्वतीय क्षेत्र का कोई भी अनाज, बशर्ते कि आपने गाय की गोबर का, भैंस की, जानवर की गोबर से पैदा किया हो, खूब बिकेगा। ब्रांडिंग कर दो आप, सर्टिफिकेशन कर दो। और जो ऑर्गेनिक खेती की एक समस्या है कि कौन सर्टिफाई करेगा। प्लेन्स का जो ये गेहूँ है और पहाड़ का गेहूँ ये दिखाओ तो प्लेन्स का गेहूँ ज़्यादा चमकता है, क्योंकि उसमें केमिकल गया तो चमकता है, बड़े दाने हो जाते हैं। तो खरीदने वाला सोचता है ये बढ़िया, तो वो कौन प्रमाणित करेगा ये ऑर्गेनिक है? होगा ये बेवकूफ़ बना रहा हमको, ये नहीं खरीदेगा। तो ब्रांडिंग, सर्टिफिकेशन, ब्रांडिंग और प्रोसेसिंग, मतलब कहीं ना कहीं हमें अपने संसाधनों का समझना होगा, तभी हम विकास कर पाएंगे। ये इन चीज़ों पर आज तक कभी चर्चा ही नहीं हुई, न किसी विशेषज्ञ को पूछा गया कि ऐसा करो और ऐसा हो। फिर आप काश्तकारों को कहिए आप ऑर्गेनिक खेती कीजिए, फिर उसकी आप प्रोसेसिंग कीजिए, सर्टिफिकेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, उसकी ब्रांडिंग हो, और फिर पैकेजिंग करके उसका मार्केटिंग की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। खुद करे या अपनी किसी प्रोग्रेसिव काश्तकार से कराए या फिर कोई कॉरपोरेशन खोल के करे, ये करना होगा, तब जाके काश्तकार करेगा। वो तो करता ही है, अपने खाने के लिए वही पैदा करता है। अभी मैं गांव गया था, अपने हमारे छोटे छोटे खेत में सब्जी वब्जी बो रखा, वो सब्जी खाया, उसका टेस्ट ही फर्क है। खुद हम पहाड़ के रहने वाले जाते सबसे पहले गए, हम यहाँ की सब्जी खाएंगे पहले, यहाँ का आता वो सब्जी जैसे हमने वो रखा है, यहाँ इसमें टेस्ट ही नहीं आता। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन काश्तकार पैदा तो कर सकता है, कर रहे हैं, लेकिन क्या उसका फायदा लाभ उठा सकता है? क्या वो मार्केटिंग खुद कर सकता है? एक काश्तकार के पास 10 नाली ज़मीन है, 10 नाली में कितना पैदा करे, और उसको लेके कहाँ से सर्टिफिकेशन कराएगा, कहाँ से ब्रांडिंग करेगा और कहाँ से बेचने के दिल्ली ले जाएगा? तो इसकी व्यवस्था सरकार को करनी होगी और बहुत क्लोज मॉनिटरिंग करके आप करो। इतनी पोटेंशियल है पहाड़ में, इतनी पोटेंशियल है कि वो प्लान करना बंद हो जाएगा, जो हम नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने कोल्ड ड्रिंक का बता दिया, और कोल्ड ड्रिंक का क्यों नहीं करते हो आप यहाँ, जब आपके पास इतना पानी है? कुछ प्राइवेट कंपनी को ये सूचना मिली है, प्राइवेट कंपनी वाली बड़ी कंपनियाँ वो पर्वतीय क्षेत्र में पानी बोतल करके दुगनी तिगनी रेट में दिल्ली के 5 स्टार होटल में बेच रहे हैं। तो हमारी नवयुवकों को क्यों नहीं देते अपॉर्चुनिटी? अब देखिए यहाँ ये है टेहरी डैम। टेहरी डैम एक इतना बड़ा झील, इतने रोजगार के अवसर आपको देता है कि मैं समझता हूँ पूरे गढ़वाल के सभी एक नवयुवक जितने बेरोजगार सबको वहाँ आप खपा सकते हैं। एक मछली वाला आया था बम्बई से, कलकत्ते से, बंगाली था, यहाँ आया था, फिर हमने उनको यहाँ दिखाया, उनको बहुत पहले की बात है, करीबन 9-10 साल पहले की। उसने जब झील देखा तो उसने कहा साहब ये इतना बड़ा झील तो पूरे उत्तर भारत में मछली सप्लाई कर सकता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, मछली तो आप जितना पकड़ोगे उतना फिर पैदा हो जाता है। डाल रखा है उन्होंने फिंगरलिंग उसमें, लेकिन वो उसका मछली का उद्योग हमारे लोगों को नहीं करने दे रहे। बाहर को कोई व्यक्ति को ठेका दे दिया और सब निकाल के ले जाता है, पता नहीं कहाँ बेच रहा। जल हमारा, गांव हमारे डूबे, खेत हमारे डूबे, हमारे लोग उसमें मछली मारते थे, पहले पकड़ते थे, खाते थे, कुछ लोकल स्थानीय होटलों में बेचते भी थे, और उन पर प्रतिदिन लगा दे कि पूरा हो गया ठेका, फलाने का हो गया, तुम नहीं करो। तो हमारी सरकार तो हमारे लोगों की तरफ ध्यान देने के बजाय बाहर के लोगों को यहाँ इन्वाइट करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अब आवाज़ नहीं उठाते हैं कोई लोग, तो इसलिए सब हो रहा। हमारे यहाँ भी टिहरी गए थे हम एक पर्टिकुलर मुद्दे में, वहाँ तो वहाँ के लड़के घूम रहे हैं खाली ऐसे,
घूमते हुए देखे हमने, तो हमने कहा तुम या कौन कौन हो, कहीं फलाने गाँव को, यहाँ क्यों घूम रहे हो? कि साहब हम तो बम्बई में नौकरी करते थे, वहाँ नौकरी करते थे, लॉकडाउन की वजह से यहाँ आ गए। तो यहाँ कोई किसी ने नहीं बताया तुमको यहाँ मछली कर सकते हो? हमको तो वहाँ जाने की इजाज़त नहीं, हमको जाने नहीं देते। वो भी जो बेरोजगार हो गए, जो अपना कहीं से किसी के होटल में बर्तन मल के कुछ कमा लेते थे, वो वापस आए, उनकी भी चिंता नहीं इनको। और ठेका दे दिया किसी को, बड़े आदमी को, उसने जाल डाल रखा और कहाँ ले जा रहा। तो इस तरह से जो जो मुझे लग रहा है, ये कहने की बातें हैं कि भाषण देने के लिए सब ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूँ कि योजना आयोग में कभी चर्चा हुई, हमको जानकारी नहीं, कभी मीडिया में कभी नहीं आया कि योजना आयोग में एग्रीकल्चर चर्चा हुई, योजना आयोग में रोड कंस्ट्रक्शन के बारे में चर्चा हुई, किस तरह से बनना चाहिए। कभी मैंने तो, आपने सुना? कभी आपने भी नहीं सुना होगा। कभी आया होगा एक दो लाइन, लेकिन चर्चा हो के डिटेल में उसका एडिटोरियल आना चाहिए उसका, ताकि हमारे लोग पढ़ें, उसी अनुसार काम करें। कुछ स्वयं सेवी नवयुवकों के ग्रुप वो कर रहे हैं अपने दौर में, कितना करेंगे? इस घाटी में करेंगे, उनको सिखाएंगे, फिर उनसे लाभ भी प्राप्त करेंगे, और उनकी क्षमता उतनी है, वो तो प्रसार तो नहीं कर सकते। सरकार जो जिनको करोड़ों का बजट मिलता है, इनको करना चाहिए। धन्यवाद सर। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से सर कह रहे हैं, पंकति जी कह रहे हैं कि हमें अपने संसाधनों को समझना होगा, और दूसरे जो हमारी योजना आयोग है, नीति आयोग है, उनको भी समझना होगा कि किस तरीके से हमारे पहाड़ का विकास हो। कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ पंकज गरवाला, समय साक्ष्य, देहरादून।